पहले तो भागों में हमने देखा कि बड़े भाई साहब जो कहानी है, इसमें पूरी विस्तृत हमने चर्चा की इसमें क्या है, कैसे कहानी का पूरा दृष्टांत है, किस तरह से लेखक ने इस चीज़ को समझाया। बहुत तरह तरह की बातें हमने इसमें देखी। अब ये जो भाग है, ये समरी आप इसे कह सकते हैं, सारांश कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, प्रतिपाद्य कह सकते हैं। मैं बिल्कुल समय खराब ना करते हुए मैं एक एक मतलब बहुत संक्षिप्त में पूरी कहानी का एक तरीके से आपको पूरा घटनाक्रम पता चल जाएगा। उससे आप ये दो तीन तरह के जो प्रश्न आते हैं, इसमें केंद्रीय भाव आता है, प्रतिपाद्य भी आ जाता है, सारांश वैसे नहीं आता है, लेकिन फिर भी उससे संबंधित आपको पूरी कहानी की एबीसीडी आपको पता चल जाएगी। ठीक है। तो मैं हूं मनन भारद्वाज, लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम अपने पार्ट की ओर। देखिए, पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है तो आपको आसानी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। बड़े भाई हैं, देखिए जो यहाँ पे जो बात चल रही है बड़े भाई की, तो वो पूरा जो केंद्रित होता है पूरा पार्ट इस पर बड़े भाई पर। तो वो बड़े भाई हैं क्या? तो बड़े भाई क्या वास्तविकता में हैं छोटे, मैंने आपको पार्ट में ही बताया पिछले भागों में। लेकिन उनका खुद एक छोटा भाई होने के कारण उनको बड़े भाई का एक दर्जा तरीके से मिल गया। और हॉस्टल में वो रहते हैं, घर में छोटे भाई का ध्यान रखने व अपनी आदर्श छवि को बनाने के कारण, मतलब छोटे भाई की नज़रों में एक अच्छा आदर्श बनने के कारण और कर्तव्य पूरा अपना निभाने के कारण बचपने को उन्होंने त्याग दिया। किसने? बड़े भाई ने। मैंने अपने आप को रोक करके छोटा भाई का ध्यान रखना है कि मतलब मैं अगर ऐसे करूंगा, गलत काम करूंगा या मैं खेलूंगा जबर मतलब अपना समय खराब करूंगा, तो छोटा भाई भी खराब करेगा। तो उसको दिखाने के लिए भी कह सकते हैं, अपनी आदर्श स्थिति को सुधारने के लिए, तो उन्होंने अपना अपने बचपने को भी कंट्रोल कर लिया, त्याग दिया एक तरीके से मैं कहूँगा। दूसरा, बड़े भाई बहुत पढ़ाई लिखाई करते थे, निश्चित तौर पर उनका शायद कुछ तरीके उनके गलत थे, लेकिन फिर भी तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की छात्र द्वारा आलोचना, मैंने उन्होंने आलोचना की पूरी शिक्षा व्यवस्था की, परीक्षकों की, एग्जामिनर्स की, टीचर्स की, पाठ्यक्रम की, जो कि उस वक्त तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी बहुत पुरानी थी और उसमें बहुत सारे नवाचार, इनोवेशन होना बाकी थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई का छोटे भाई पर नियंत्रण व उसे हर वक्त आगाह करना। बड़े भाई का छोटे भाई पर नियंत्रण था, एक पूरा कंट्रोल था कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है। ठीक है। और उन्हें हर समय आगाह करना कि देखो तुम ऐसे समय खराब करोगे तो ऐसे तुम्हारा नुकसान होगा। ये सारे पॉइंट्स में पूरी कहानी चल रही है। एक और पॉइंट है, छोटे भाई के मन में आत्मविश्वास और अभिमान का मिला जुला भाव। लगातार क्या हुआ कि बड़े भाई दो बार फेल हो गए, पहले फेल हुए तो उनके मन में, छोटे भाई के मन में ये लगा कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ खेल कूद करके भी। तो छोटे भाई के मन में एक आत्मविश्वास भी पैदा हुआ, अभिमान भी पैदा हुआ, एक मिला जुला भाव पैदा हुआ। और लगातार दो बार जब बड़े भाई फेल हो गए और छोटे भाई लगातार फर्स्ट डिवीजन से अपनी क्लास में पास हो गए, तो भाई के प्रति उनके अंदर एक कुटिल भावना आई, क्योंकि एक डिफरेंस था उनके 3 साल का, जो एक क्लासेस का डिफरेंस था। तो इस तरह से अगर मतलब मैं लगातार पास होता गया और भाई फेल होते गए, तो एक दिन तो मैं इनको पीछे छोड़ दूंगा। तो ये मुझे इतना समझाते क्यों है? कुछ फायदा तो होता नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर अप्लाई करते नहीं है। तो माने इन सब बातों से इस कहानी का जो सार निकलता है वो यही निकलता है कि मतलब छोट बड़ा भाई तो समझा रहा है अच्छी बात के लिए, खुद वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा भाई अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उनका तरीका कुछ गलत होगा निश्चित तौर पर पढ़ने का। उनके अपना कहते हैं ना, सबकी बुद्धि अपनी अलग अलग है, लेकिन वो छोटे भाई को समझाने के तौर पर भी उन्हें ये बताना चाहता है कि तुम कुछ भी गलत मत करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। अगर तुम फर्स्ट आते हो तुम्हें और मेहनत करनी है, अच्छा करना है। कहने का मतलब उनके हित के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि छोटे भाई का बड़े भाई के दूसरी बार फेल होने पर दुखी होना और स्वयं का स्वच्छंद समझते हुए पतंग उड़ाने का नया शौक। ये बात मैंने क्यों लिखी है कि छोटे भाई, ऐसा नहीं कि छोटा भाई कोई ना समझ है। जब बड़ा भाई फेल होता है दूसरी बार, तो छोटे भाई को भी फिर दुख होता है, और दुख होने के बाद फिर एक अपने आप को वो स्वच्छंद समझने लगता है, और फिर स्वच्छंद समझने के साथ साथ उसके अंदर एक नई आदत पड़ जाती है, एक नया शौक पैदा हो जाता है पतंग उड़ाने का, कि अब बड़े भाई तो मुझसे कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपने ही लग रहा होगा कि वो बोलने लायक नहीं रहे। तो ये भी भावना बच्चे के अंदर स्वाभाविक तौर पर पैदा हो जाती है। तो फिर उसके बाद पतंगबाजी में एक दिन क्या हुआ, भागते हुए बड़े भाई से मुठभेड़ हुई। भाई का व्यवहारिक ज्ञान के प्रति छोटे भाई को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाना, मतलब फिर बड़े भाई ने उसी दिन उसी वक्त उसको बहुत तरीके से समझाया, उसे बहुत तरह तरह के उदाहरण दिए, अपने दादा अम्मा के उदाहरण दिए कि वो लोग अनपढ़ हैं फिर भी वो अपना घर मैनेज कितना अच्छा करते हैं, हेड मास्टर साहब की
माँ का उदाहरण दिया, बूढ़ी माँ का उदाहरण दिया। तो इन उदाहरणों से छोटे भाई को वो ये समझाना चाहते थे कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर तुमने उस चीज़ को नहीं समझा, अपने स्टैंडर्ड को प्रिपेयर नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, अपनी पढ़ाई को अगर उस तरीके से नहीं रखा, तो फिर सब व्यर्थ है, सब बेकार है। मतलब कहने का मतलब वो निश्चित तौर पे पूरे पार्ट में समझाते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन वो हित है वो, बट छोटे भाई, और छोटे भाई ने भी फिर लास्ट में एहसास किया कि अंततः छोटे भाई को अपनी लघुता का आभास हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं कितनी छोटी सोच रखता हूँ कि अगर मैं पास हो रहा हूँ तो मतलब मैं अपने अपने बड़े भाई से ये सोच रहा हूँ कि 5 साल का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। बड़े भाई ने भी इस बात को क्लियर कहा कि भगवान भी चाहेंगे तो हमारा तुम्हारा डिफरेंस, जो तुम छोटे हो तुम जिंदगी भर छोटे रहोगे। और उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया कि हम जो बच्चे हैं, अभिभावक के लिए, अपने माता पिता के लिए हमेशा छोटे रहते हैं। मतलब समझाने की स्थिति में वो माता पिता हमें हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा, अनुभव ज़्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट है कि बड़े भाई का कर्तव्य के अनुसार कहना, मतलब पूरा कर्तव्य परायणता के साथ उन्होंने ये बात लास्ट में कबूली, स्वीकार किया कि मैं कनकोए उड़ाने का मन मुझे नहीं करता क्या, मेरा भी तो जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। मैं अगर खुद ही मतलब इस तरह से रास्ता भटक जाऊंगा, मैं ही पढ़ाई छोड़ करके सब करने लगूंगा, तो फिर तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। और ये कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर है। तो मैंने अपने कर्तव्य के लिए उन्होंने अपने बचपने का त्याग किया, अपनी आकांक्षाओं का, अपनी चाहतों का, अपनी इच्छाओं को भी दबा दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। हम मतलब इस पूरी पार्ट में ये जो बात, और ये पार्ट जो हिट है, ये पार्ट इतना इतना शानदार, इतना अच्छा हम क्यों पढ़ रहे हैं इस कहानी को, इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि समाज में ऐसी लाखों करोड़ों कहानियाँ होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, हमें ये क्या चीज़ हमें सिखाती है, तो इस चीज़ का आपको एहसास होना चाहिए, आभास होना चाहिए। आशा करता हूँ ये आपको चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। तो ये बहुत छोटा सा, मैं मतलब मैं चाहता था कोई आपको पूरे पैराग्राफ दे देता लिख करके, तो मैं वो नहीं समझता, आपको पॉइंट्स के नुमा मैंने दिया जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद।